Good morning, students. In previous part of video, we have studied about various types of ratios. Today, we are going to start a new chapter, that is cash flow statement. It is the last chapter of your book and it has weightage of 8 marks. इसमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट जो हमारा कंटेंट है उसमें 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कैश, हाउ मच अमाउंट वी गेट फ्रॉम आवर डेटर्स और फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड हाउ मच अमाउंट वी एक्सपेंड टू वेरियस एक्सपेंडिचर्स. जो कैश फ्लो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है. कैश फ्लो जो होता है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज इनफ्लो. इनफ्लो मींस एक तरीके से इनकम, यानी जो हमारे पास कैश आ रहा है उसको हम कैश इनफ्लो बोलते हैं. और एक होता है आउटफ्लो. आउटफ्लो मींस एक्सपेंसेस, जिनमें हमारे पास से कैश जा रहा है. और ये रिप्रेजेंट करने के लिए किस सोर्स से हमारे पास कितना अमाउंट अर्न हुआ, किस आइटम में हमने कितना अमाउंट एक्सपेंड किया, हम कैश फ्लो पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. एट लास्ट हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है और कितनी वेरियस सोर्सेज से हमको कैश जो है रिसीव हुआ है. अब देखिए, जो हमारे कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनमें या तो हम अमाउंट अर्न करते हैं या फिर हम अमाउंट को खर्च करते हैं. तो फर्स्ट एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यानी इन 3 सोर्सेज से ही या तो हम अमाउंट अर्न करेंगे या इन 3 चीजों में ही हम अमाउंट को खर्च करेंगे. हाउ मच अमाउंट वी गेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाउ मच अमाउंट वी एक्सपेंड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाउ मच अमाउंट वी गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड हाउ मच अमाउंट एक्सपेंड ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और ऐसे ही फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कितना अमाउंट हमें अर्न हुआ और फाइनेंशियल एक्टिविटी पे हम कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं. इन चीजों की कैलकुलेशन करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. हर एक्टिविटी में अलग अलग चीजें इंक्लूड की जाती हैं. ऑपरेटिंग में नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है. इन्वेस्टिंग में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं असेट्स की फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग में लोन वगैरह जो हम लेते हैं, शेयर्स वगैरह इश्यू करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं, उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है. अब हम स्टूडेंट्स इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें हम इसके वेरियस फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कौन सी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सा इनफ्लो होता है, कौन सा आउटफ्लो होता है, 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसी चीजों को हम देखेंगे. और चलिए चलते हैं इसकी पीपीटी प्रेजेंटेशन की तरफ. So students, let's start with the objective of cash flow statement. Means what are the objective of cash flow statement? Why do we prepare cash flow statement? First one is to determine the sources of cash and cash equivalents under operating, investing, financing and activities. Means कितना अमाउंट हमें अर्न हुआ है कैश का या कैश इक्विवेलेंट्स का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग से या फाइनेंस एक्टिविटी से, ये कैलकुलेट करने के लिए. To determine the applications means payments of cash and cash equivalent under the operating, investing और financing activity means हमने हर एक्टिविटी पे टोटल कितना अमाउंट एक्सपेंड किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए. और टू डिटरमाइन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश में कितना चेंजेस आया प्रीवियस और करंट ईयर के बेसिस में. मींस डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज मींस इनकम और पेमेंट के बीच में डिफरेंस कितना रहा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का. ये अलग अलग डेट्स पे हम बैलेंस शीट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. अब आता है इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की. फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग इन असिस्टिंग द कैश फ्लो, असर्टेनिंग द कैश फ्लो. कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इट फैसिलिटेट्स इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मींस कैश का ये फ्लो रिप्रेजेंट करता है जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम ऑपरेशनल एक्टिविटी से कितना अर्न कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना एक्सपेंड या अर्न कर रहे हैं या फिर फाइनेंसिंग में कितना कर रहे हैं. नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग प्लानिंग.
देखिए, जो भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, कैश अवेलेबिलिटी की प्लानिंग करेंगे, उसके लिए हमें कैश पोजीशन का पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना हमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, कितना हमको फाइनेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू रिसीव होती है। तो हम वहाँ से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्प इन असिस्टिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन मीन्स हमारी कैश पोजीशन कैसी है, हम कितनी कैपेबल हैं अपनी लायबिलिटी को टाइमली पे करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा तो हम अपनी लायबिलिटीज़ का टाइमली पेमेंट इजीली कर सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास कैश शॉर्ट होगा तो टाइमली फिर हम अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैश मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि कैश हमारे पास कितना है या शॉर्ट में है कैश। An enterprise therefore can decide about the short-term investment on surplus and can arrange the short-term credit। अगर हमारे पास sufficient कैश है तो हम उस एक्सेस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करने का प्रपोजल बना सकते हैं, या अगर हमारे पास sufficient कैश नहीं है, शॉर्ट है, तो हम कहीं से उसे अरेंज करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंज करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कैश का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेरेटिव स्टडी। ये आपने अभी पढ़ा था कंपेरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, यानी अगर आप कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कि कैश फ्लो प्रीवियस ईयर में कितना था, करंट ईयर में कैश हमारे पास कितना है, और उससे कैश की पोजीशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। रीजंस फॉर कैश पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट shows the reason of lower and higher cash balance with the enterprise. Sometimes enterprise has lower cash balance in spite of higher profit or has higher cash balance in spite of lower profit. मीन्स कई बार कंपनी को प्रॉफिट तो अच्छा होता है लेकिन उसके पास कैश नहीं होता, या अपोजिट कर लीजिए, प्रॉफिट कम होता है लेकिन कैश अवेलेबल होता है। तो कैश की शॉर्टेज या एक्सेस अमाउंट में कैश क्यों अर्न हो रहा है, क्या हमारे पास एक्सेस बचा हुआ है, इसके रीजंस हमको कैश फ्लो के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी गिव द शेयर होल्डर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, लेंडर और क्रेडिटर इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो विच हेल्प देन इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजन। यानी कैश फ्लो पोजीशन हमें कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम मैनेजमेंट के डिसीजंस की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने कैसा डिसीजन लिया, उससे हमारी कैश पोजीशन या शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे इफेक्ट हुई, ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है। इसके अलावा डिविडेंड हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिविडेंड हम इजीली पे आउट कर सकते हैं, ये भी इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। मैंने बताया डिविडेंड डिसीजन जो इसी में है, या आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड डिसीजन मींस वेदर वी डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस अमाउंट और वी सेव इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजंस और रिजर्व। ये डिसाइड करने के लिए भी हम ये कैश फ्लो पोजीशन को या कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जो हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर सफिशिएंट कैश होगा तो हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज सेविंग करनी होगी। फैसिलिटेट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन मींस कि वेदर वी इन्वेस्ट द अमाउंट in terms of fixed assets और in terms of cash या current assets। ये डिसीजन लेने के लिए भी हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड होती है। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। लिमिटेशंस मींस जो हमारी ड्रॉबैक है इसके। फर्स्ट है नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट शोन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। जैसे इट डज नॉट शो नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग और बाय इशू ऑफ शेयर। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी और बदले में शेयर इशू कर दिए, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि शेयर पे कोई कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमने वेंडर्स को कोई शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं, बोनस शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को या शेयर होल्डर को दिए हैं, इनकी कोई एंट्री नहीं की जाती, जबकि ये हमारी पोजीशन पे इम्पैक्ट डालते हैं लेकिन फिर भी हम इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। हम ये एज्यूम करें कि कैश फ्लो से ही हम इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट ना बनाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो नेट इनकम शो करता है वेरियस एक्सपेंसेस के बेसिस पर, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को ही बताता है। वो नेट प्रॉफिट आया लॉस कितना हुआ ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेम एज इट इज नॉट सूटेबल फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताती है, नेट असेट्स नेट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन करती है, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल इन नेचर।
It rearrange available information in the income statement and balance sheet, thus it is historical in nature. मीन्स जो हम कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं वो प्रीवियस ईयर के इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के बेसिस पे होता है, यानी वो पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है. नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी. Liquidity of an enterprise cannot be determined from cash flow statement alone because it depends on other factors like current assets, current liability. Liquidity means कैश कितना सफिशिएंट अवेलेबल है. इसके लिए हमको अदर कुछ इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होगी, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज की, वो बैलेंस शीट प्रोवाइड करती है, कैश फ्लो हमको प्रोवाइड नहीं करता. एंड एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं बैलेंस शीट की और इनकम स्टेटमेंट की, और वही लिमिटेशंस हमारी कैश फ्लो में आ जाती हैं, क्योंकि हम जो ये प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो वो बैलेंस शीट की हेल्प से ही या इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से ही करते हैं. तो जो लिमिटेशन वहाँ प्रेजेंट होंगी वही लिमिटेशंस फिर हमारी कैश फ्लो में भी रिफ्लेक्ट करेंगी. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं. अभी मैंने अब आपको वीडियो पार्ट में बताया था बोर्ड प्रेजेंटेशन में कि हमारी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे या तो हम अमाउंट को अर्न करते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं. वो होती हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. अब आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये क्या होती हैं और इनमें क्या क्या चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज. मीन्स जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं. शॉर्ट टर्म में कहें तो हम या सिंपल वर्ड में कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होंगी वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगी. ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मीन्स जो मेन इनकम अर्न करने के लिए जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो इसमें काउंट की जाती हैं. ठीक है. अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीज काउंट आती हैं. पर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनी मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस करती हैं, यानी गुड्स को बनाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या रेडीमेड आइटम परचेज करके मार्केट में सेल करती हैं. तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी गुड्स को सेल करने से या सर्विस देने से जो अमाउंट अर्न होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अकाउंट किया जाता है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, फी और कमीशन. कमीशन रिसीव हुआ, रॉयल्टी रिसीव हुई, ये भी हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट की जाएगी. कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर और बीआर या डेटर से जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. कैश पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड अवेलिंग सर्विसेज, जो हम जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करने या सर्विस के लिए जो अमाउंट ज़रूरी है उसे परचेज करने के लिए जो अमाउंट हम खर्च करेंगे वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स मीन्स क्रेडिटर और बीपी और क्रेडिटर का हमने पेमेंट किया तो वो भी इसी चीज़ में काउंट किया जाएगा. पेमेंट हम वेजेस, सैलरी या कोई अदर एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं तो वो भी इसी में काउंट किया जाएगा, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनका रेम्यूनरेशन पे किया जाता है वो चीज़. कैश रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी. अगर आपका कंपनी का इंश्योरेंस का बिजनेस है और आप अपने क्लाइंट्स को क्लेम पे कर रहे हैं तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही काउंट किया जाएगा. और कैश पेमेंट ऑफ एन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाई विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. इसके अलावा आप अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है तो वो भी आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा. अब ये तो था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए. अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फाइनेंशियल कंपनीज दोज कंपनीज विच डील्स इन सिक्योरिटीज और लोन्स और फाइनेंस. मीन जो लोन देने का, लोन लेने का, शेयर को परचेज, शेयर को सेल करने का बिजनेस करती हैं उन कंपनीज के लिए क्या होगा. पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी. अगर आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी मीन्स शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. आप लोन दे रहे हैं, किस लोन लिया है आपने और आप उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी. जो आपने सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर परचेज किए थे आपने सेल कर रहे हैं तो भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा. या डिविडेंड रिसीव हुआ सिक्योरिटी पर, यानी जो शेयर आपने खरीदे थे फाइनेंशियल कंपनी की फॉर्म में उन पे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ वो भी इसी में काउंट किया जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव हुई लोन जो आपने किसी को दिया था उस पर, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस पे करी, बोनस पे किया तो वो भी इसी में काउंट किया जाएगा. और टैक्स आपने पे किया या टैक्स आपको रिफंड हुआ, चाहे वो आप फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, वो दोनों ही आपके
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट किए जाएंगे। मींस सैलरी, बोनस, वेजेस, टैक्स, इनकम टैक्स, रिफंड, ये सारी चीज़ें दोनों, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। अब देखिए, इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग में काउंट की जाएगी। तो फर्स्ट वन इज कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मैंने अभी बताया था कि गुड्स को सेल करना या रेंट सर्विस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग में आता है, तो ये आएगा। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये भी आएगा, गुड्स आप परचेज करेंगे तो बिजनेस ऑपरेट हो पाएगा, ये भी आपको करना है। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, मैंने बताया था कि ये भी आपको आइडेंटिफाई होगा ऑपरेटिंग में ही। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नहीं होगा। अगर आप फाइनेंशियल कंपनी है तो एक चांस है कि आपका ये ऑपरेटिंग में आए, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट पर लोन पे करना, लोन पर इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग में नहीं आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी नहीं आएगा, लोन का आपका बिजनेस नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, मशीनरी खरीदना आपका बिजनेस नहीं है, बल्कि मशीनरी से गुड्स प्रोड्यूस करना बिजनेस है, तो मशीनरी खरीदना भी ऑपरेटिंग में नहीं आता। डिविडेंड पे करना फाइनेंशियल कंपनी के लिए आता है, पर इसके लिए नहीं आएगा। सेल ऑफ कार, आप असेट सेल कर रहे हैं, कोई गुड्स नहीं सेल कर रहे, तो ये भी नहीं आएगा। कमीशन रिसीव्ड आएगा, कोई कमीशन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है, इसे हम काउंट करेंगे। और कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर और बीआर, ये भी आएगा, क्योंकि डेटर और बीआर बिजनेस के पार्ट होते हैं और उनसे अमाउंट जो रिसीव होता है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में ही काउंट किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट नॉट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीन्स अगर आप कोई फिक्स असेट्स को खरीदते या बेचते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट सेल या परचेज करते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे। यहां दे रखा है, देखिए नीचे कौन कौन सी चीजें आएंगी। पेमेंट आपने किया क्योंकि आपने फिक्स असेट्स परचेज की, इवन वो इंटेंजिबल असेट्स ही है, तो आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे, लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड वगैरह। या फिर आपने सेल की अपनी कोई फिक्स असेट्स इंटेंजिबल असेट्स के साथ ही, मीन्स आपने कोई जैसे बिल्डिंग सेल की, गुडविल सेल की, पेटेंट सेल की है, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग में आएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, आपने किसी दूसरी कंपनी की शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर परचेज किए हैं इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, लेकिन आप फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है, आपने जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज की थी वो आपने सेल की, यानी शेयर जो आपने खरीदे थे वो बेच दिए, डिबेंचर जो खरीदे थे वो आपने सेल कर दिए। पर वही केस है कि आप फाइनेंशियल कंपनी नहीं होने चाहिए, नॉन फाइनेंशियल होने चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एडवांस लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, आपने किसी थर्ड कंपनी को या किसी और पर्सन या फर्म को एडवांस पेमेंट दे दिया, यानी या लोन दिया या एडवांस पेमेंट किया, तो वो भी आपके लिए असेट्स है। और जो आपने लोन किसी को दिया था या एडवांस दिया था वो आपको रिफंड हो गया, वापस मिल गया, तो वो भी आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नेक्स्ट है इसमें, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट की जाएगी। तो कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आपने फिक्स असेट्स सेल की, मैंने बताया असेट्स को सेल करना इन्वेस्टिंग में काउंट किया जाता है, तो ये होगा। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक मेन बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो ऑपरेटिंग में काउंट की जाएगी, ना कि इन्वेस्टिंग में। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, लिया हुआ लोन आपने वापस किया, लोन देना इन्वेस्टिंग होता है, पर लोन लेना ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता है, तो ये इसमें काउंट नहीं की जाएगी। डिबेंचर परचेज इन्वेस्टमेंट के लिए किए दूसरी कंपनी के, जरूर इसमें काउंट किए जाएंगे। लोन आपने किसी को दिया, ये भी काउंट किया जाएगा। और परचेज किया पेटेंट असेट्स होती है, तो ये भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती हैं? द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल लाइक प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका रिलेशन आपकी कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे वो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, डिबेंचर्स हो, लोन हो, उनसे रिलेटेड हो,
यानी लोन या शेयर की वैल्यू को बढ़ाएं या कम करें, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंसिंग में काउंट की जाती हैं। मीन्स शेयर कैपिटल दोनों बढ़ रही हैं आपकी, इक्विटी और प्रेफरेंस, या आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, आपने लोन लिया, ठीक है, आपने लोन लिया हुआ जो था वो वापस किया, डिबेंचर का रिडेम्पशन कर दिया, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काउंट की जाती हैं। और हम नीचे देख लेते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, मतलब अगर आपकी कंपनी ने शेयर अपनी कंपनी के इशू किए हैं तो वो फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, या आपने डिबेंचर इशू किए हैं, लोन लिया है, बॉन्ड्स इशू किए हैं, या अदर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाएंगी आपकी। इसके अलावा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपनी ही कंपनी के शेयर आपने पब्लिक से वापस परचेज कर लिए, तो वो भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट होगा। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोड इंक्लूडिंग द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने जो लोन लिया था उस लोन के अमाउंट को अब आप रिफंड कर रहे हैं या डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो वो भी इसी का पार्ट होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पे किया तो ये आपका चाहे इक्विटी पे पे किया हो चाहे प्रेफरेंस पे पे किया हो, फाइनेंस एक्टिविटी में आता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड का रिसीव होना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और डिविडेंड का पे करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन, आपने डिबेंचर पे या लोन पर इंटरेस्ट पे की तो वो भी इसी का पार्ट होगा। सिमिलर, इंटरेस्ट रिसीव होना इन्वेस्टिंग है और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग है। और इंक्रीज या डिक्रीज होना बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का, ये भी इसी में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्विक व्यू देख लेते हैं कि इन एक्टिविटीज़ में क्या इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा। उससे पहले एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, मैंने बताया लोन अगर आपने लिया है वापस कर रहे तो फाइनेंसिंग में काउंट किया जाएगा। शेयर इशू करना ये भी फाइनेंसिंग में काउंट किया जाता है। डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, आपकी कंपनी ने डिबेंचर खरीदे, इशू करना फाइनेंस होता है, डिबेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग होता है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका पेमेंट आप कर रहे हैं, ये इसी में काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट पे करना, मैंने बताया था पे करना फाइनेंसिंग, रिसीव होना इन्वेस्टिंग, तो पे कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग में आएगा। सिमिलर, डिविडेंड पे किया वो भी आपका फाइनेंसिंग में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का बढ़ना ये भी काउंट किया जाएगा। और इशू ऑफ बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं क्योंकि इनके बदले में कोई अमाउंट रिसीव नहीं होता, तो इसलिए ये चीज़ किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती है। अब जो मैं आपको बता रहा था क्विक व्यू देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें से ऑपरेटिंग का इनफ्लो होगी और कौन सा आउटफ्लो होगी। तो ये सारी चीज़ें इनफ्लो हैं, मतलब इनमें आपको अमाउंट अर्न होगा, जैसे गुड्स आपने सेल किया तो अमाउंट अर्न होगा। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर और बीआर से आपको अमाउंट रिसीव हुआ तो आप इसमें काउंट करेंगे। रॉयल्टी, फीस या कमीशन रिसीव हुई तो ये आपके लिए इनफ्लो है। और इनकम टैक्स का रिफंड मिला तो ये भी आपके लिए ऑपरेटिंग का इनफ्लो है। अब आउटफ्लो क्या क्या होंगे? परचेज किया आपने गुड्स तो पेमेंट करेंगे, आउटफ्लो होगा। आपने ट्रेड पेबल्स का पेमेंट किया मीन्स क्रेडिटर और बीपी का, तो वो भी आउटफ्लो है। आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग ये सब पे किए तो वो भी आपके लिए पेमेंट्स हैं, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर आपने वेजेस पे किए अपने एम्प्लॉयज़ को तो आउटफ्लो होगा। और इनकम टैक्स पे किया है तो वो भी आउटफ्लो होगा। तो ये तो था नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होते हैं। अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होते हैं? इनफ्लो में रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और इंटरेस्ट का रिसीव होना, अगर आपका बिजनेस ही ये है, या सिक्योरिटी जो आपने खरीदी है उनका सेल करना। फाइनेंशियल कंपनी के लिए आउटफ्लो क्या होता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और परचेज ऑफ सिक्योरिटी यानी शेयर, डिवेंचर, इनको परचेज करना। अब देखते हैं इन्वेस्टिंग के लिए इनफ्लो क्या है। तो इनफ्लो ये वाले होंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आप फिक्स असेट्स को सेल कर रहे हैं तो कैश रिसीव होगा, इनफ्लो कहलाएगा। सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को तो भी आपके लिए इनफ्लो होगा क्योंकि इससे भी आपको अमाउंट अर्न होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं काउंट की जाती हैं क्योंकि वो कैश फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए हम उनको काउंट नहीं करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुई, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये दोनों ही इनफ्लो होंगे आपके इन्वेस्टिंग के। या आपने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रखी है, उस प्रॉपर्टी पे आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी आपके लिए कैश का इनफ्लो होगा। अब आता है कि आउटफ्लो कौन से होंगे जिनमें आपका अमाउंट खर्च होगा। तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स अगर आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए आउटफ्लो है।
क्योंकि पेमेंट करेंगे आप। इन्वेस्टमेंट आप अगर खरीदते हैं कोई तो वो भी आउटफ्लो है, पर वही कंडीशन कि मार्केटेबल सिक्योरिटी इसमें काउंट नहीं की जाएंगी। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करने से प्रॉफिट अर्न हो रहा है और उस पर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए आउटफ्लो होगा। अब आते हैं फाइनेंसिंग के लिए इनफ्लो आउटफ्लो कौन से होंगे। तो पहले इनफ्लो कौन से होंगे, अगर आप शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक से आपको अमाउंट रिसीव होगा तो इनफ्लो होगा। अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं तो भी आपको पब्लिक से अमाउंट रिसीव होगा, ये भी इनफ्लो है। अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा, ये इनफ्लो है। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी इनफ्लो होगा, क्योंकि बढ़ने का मतलब है कि आपने बैंक से और फाइनेंस अरेंज किया है। अब ये हमारे आउटफ्लो हैं यानी पेमेंट्स हैं। तो पेमेंट ऑफ लोन, आपने जो लोन लिया था आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर रहे हैं, अपनी कंपनी के ही शेयर बाय बैक कर रहे हैं मतलब वापस खरीद रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा। डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं आप अपने शेयर्स पर तो आपको आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन वगैरह पर, डिबेंचर पे, तो भी ये इसी में काउंट किया जाएगा। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की वैल्यू कम हो रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो वो भी आउटफ्लो होगा। और इनकम टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी से होने वाली किसी इनकम पर तो वो भी आउटफ्लो काउंट किया जाएगा। अब देखिए इन क्वेश्चनों के ऊपर बेस्ड 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपको इसमें क्लासीफाई करना है कि नीचे गिवन एक्टिविटी में कौन सी ऑपरेटिंग होगी, कौन सी इन्वेस्टिंग और कौन सी फाइनेंसिंग होगी। तो देखिए कैश सेल ऑपरेटिंग में आती है, परचेज ये भी ऑपरेटिंग में आती है, रेंट पेड ये भी ऑपरेटिंग में आएगा क्योंकि रेंट आप फैक्ट्री का पे करेंगे। देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दो ऐसी चीज़ें जो किसी एक्टिविटी में नहीं आती क्योंकि ये ऑलरेडी कैश फॉर्म होती हैं। आपके पास कैश है तो ना तो वो आपकी इनकम है ना वो आपका एक्सपेंस है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये कहीं भी काउंट नहीं किया जाता। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैलेंस एट बैंक मैंने बताया कैश एट बैंक किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा। सेल ऑफ मशीनरी बाय डीलर ऑफ मशीन यानी मशीन का ही बिजनेस है और आपने मशीन बेची तो आपका बिजनेस हो गया, ऑपरेटिंग में आएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग, डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग, कैश अगेंस्ट पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल को पेमेंट किया, बिजनेस का खर्चा है, ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ मशीन आपकी असेट्स होती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स का रिफंड मिला तो बिजनेस की इनकम है, ऑपरेटिंग। शेयर कैपिटल इशू किए तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट असेट्स सेल करी मतलब इन्वेस्टिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑलरेडी कैश फॉर्म होती है तो किसी एक्टिविटी में नहीं आएगी। गुडविल असेट्स होती है इन्वेस्टिंग में आएगी, परचेज की है तो आपने। और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक में डिपॉजिट मतलब बैंक का अमाउंट, कोई खर्चा नहीं, कोई इनकम नहीं, किसी एक्टिविटी में नहीं। परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको। एक और इलस्ट्रेशन देखिए कि इसमें भी आपको यही करना है तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग होता है, कैश रिसीव होना ट्रेड रिसीवेबल से ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अपने ही शेयर बाय बैक करना फाइनेंसिंग है, पेमेंट करना लोन का फाइनेंसिंग, कमीशन रिसीव होना ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंस है तो मतलब ऑपरेटिंग, डिबेंचर का रिडेम्पशन करना मतलब अमाउंट वापस करना फाइनेंसिंग, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने आपको बताई थी कि ये कैश इक्विवेलेंट होती हैं, ये किसी भी एक्टिविटी में काउंट नहीं की जाती। और बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ये फाइनेंस एक्टिविटी होते हैं, तो ये जो मैंने आपको बताया ये सब इसमें काउंट किए जाएंगे। अब एक और इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको ऑपरेटिंग यही चीज़ बतानी है और उसमें ये भी बताना है कि कौन सी चीज़ कैश इक्विवेलेंट में काउंट की जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, डिविडेंड रिसीव होना शेयर पर इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है यानी ये आपका इनकम का पार्ट है, और इंटरेस्ट रिसीव होना इन्वेस्टमेंट जो बताया, रेंट रिसीव होना किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, रियल एस्टेट कंपनी मीन्स उसका बिजनेस ही लैंड या प्रॉपर्टी का है तो उस पर अगर रेंट रिसीव कर रही है तो वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेंट रिसीव होना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो ये उसका बिजनेस नहीं है तो ये उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड करना डिबेंचर पर फाइनेंसिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है क्योंकि कैश फॉर्म होती है। प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशू करना फाइनेंस, और इंटरेस्ट पे करना बैंक ओवरड्राफ्ट पर ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये सब यहाँ दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अब
इस एक्टिविटी में आपको ये बताना है कि कौन सी चीज इनफ्लो होगी और कौन सी आउटफ्लो होगी, मतलब किस में इनकम हो रही है और किस में आपके पास से अमाउंट जा रहा है। और कोई बहुत सी एक्टिविटी ऐसी भी होती है जिनमें कोई भी फ्लो नहीं होता, यानी ना तो कैश आता है ना जाता, तो उसे हम नो फ्लो ऑफ कैश बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ बुक वैल्यू 50,000 एट ए लॉस ऑफ 5,000। हमने फिक्स असेट्स को 50,000 जिसकी कॉस्ट थी 5,000 कम में यानी 45,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो असेट्स को सेल करना आता है इन्वेस्टिंग में, और असेट सेल करेंगे तो कैश आएगा, मींस इनफ्लो। तो देखिए ये इनफ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। आपने स्टॉक खरीदेंगे तो क्या होगा, कैश आपके पास से जाएगा, और स्टॉक बिजनेस का होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आउटफ्लो है। नेक्स्ट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर। आपने फिक्स असेट्स खरीदी लेकिन बदले में शेयर दिए, कैश नहीं दिया, तो ना तो कैश आया ना कैश आपके पास से गया, तो ये नो फ्लो है, कोई फ्लो नहीं हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हुआ तो इनफ्लो, और डेटर ऑपरेटिंग होते हैं तो ऑपरेटिंग का इनफ्लो। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट किया, हालांकि आपके पास से कैश गया पर एक्सपेंस नहीं हुआ। आप अपना कैश अपने पास रखें या बैंक की फॉर्म में डिपॉजिट करें तो ये कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तो ये भी नो फ्लो ऑफ कैश है। ऐसे ही कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो जो वही आपका बैंक में बैलेंस था वही आपका हार्ड कैश है, तो ये भी कोई फ्लो नहीं माना जाता। नेक्स्ट है इश्यू फुली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर मैंने बताया था फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू किए जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होता, आप अपने शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जब फ्री हैं तो कोई कैश आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो नो फ्लो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने बताया था ऑलरेडी कैश फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कैश में ही काउंट की जाती है, तो इनको सेल करना मतलब कैश को सेल करना, कोई फ्लो नहीं होता ये भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 25,000। डिक्लेरेशन मीन्स आपने डिक्लेयर किया, अभी पे नहीं किया, और पे नहीं किया तो ये कोई खर्चा नहीं हुआ, तो मीन्स नो फ्लो। राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट। आपका बैड डेप्ट हो गया और उस बैड डेप्ट को एडजस्ट करने के लिए आपके पास पहले से ही प्रोविजन बना हुआ था, तो यानी आपके ऊपर कोई लॉस का इफेक्ट तो पड़ा नहीं, तो ये भी क्या होगा, नो फ्लो ऑफ कैश होगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अब यहां पे भी डिक्लेयर हो रहा है डिविडेंड, लेकिन इंटरिम डिविडेंड के रिगार्डिंग एक रूल होता है कंपनी एक्ट में कि ये डिक्लेरेशन के 21 डेज के अंदर पे करना ही होता है, तो जब आप पे करेंगे ही करेंगे तो ये एक तरीके से आउटफ्लो माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 डेज के अंदर ये पे करना ही होगा आपको। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कैश फॉर्म माना जाता है, जब ये ऑलरेडी कैश है और इसे सेल कर रहे हैं तो ये कैश का कोई भी फ्लो नहीं हुआ। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ना मतलब आपने बैंक से कुछ और अमाउंट ओवरड्राफ्ट किया है, तो मतलब आपके पास कैश आया होगा, मतलब इनफ्लो माना जाएगा। और डिक्रीज इन कैश एंड क्रेडिट मतलब ये ओवरड्राफ्ट का कम होना तरीके से। कम कब होता है, जब आप पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपके पास से कैश जाएगा, तो ये आउटफ्लो कहलाता है, मीन्स ये आपका एक्सपेंस है। तो ये हमारे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, तब तक आप इसके लिए प्रॉपर स्टडी करिए, क्योंकि 1 मार्क्स में इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो, एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो ये आपको क्लियर होना कंपलसरी है।